जैसे हमने कहा कि कुछ चीज़ों के लिए आपको तर्क देना और सुनना चाहिए। तो तर्क ये रहा कि अभी हमने यहाँ पर कहा कि अबुल हसन बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता था, लेकिन अगर हम बात करें क्या बिशन दास से अच्छा पोर्ट्रेट बनाता था, तो नहीं, बिशन दास से अच्छा पोर्ट्रेट नहीं बनाता था। लेकिन बिशन दास को तो कोई उपाधि नहीं मिली। आखिर वजह क्या रही कि उपाधि इसी को मिली है? ये वजह क्या हो सकती है? ऐसे हम पढ़ते हैं जब, तो मेरे मन में ये प्रश्न अपने आप उठते हैं कि आखिर वजह क्या रही होगी कि इसको उपाधि कोई नहीं मिली और बहुत अच्छा पूरे मुगल काल का सबसे अच्छा चित्रकार ये रहा, लेकिन इसको कोई उपाधि क्यों नहीं दी गई? नादिर उल जमा की उपाधि इसको दिया गया था ना, अबुल हसन को। हम बिशन दास की बात कर रहे हैं। हमने अभी कहा कि बिशन दास ने पूरे मुगल काल में सबसे सुंदर चित्रकारी किया है पोर्ट्रेट के मामले में। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, सब शासक को देख लें तो सबसे अच्छी चित्रकारी करने वाला जो शासक था, जो चित्रकार था, वह बिशन दास था। पोर्ट्रेट कलाकार, माहिर कलाकार था। हिंदू था, इसलिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही शासक, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कलाकारों के पोषक रहे, इसलिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि यह शैली ही धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान से समझिएगा, मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी अपनी ही प्रशंसा चाहता है, कोई भी हो। अगर आप किसी को सत्य कह देंगे, जहांगीर का सहपाठी था, एकदम सही है, ये तो एकदम सत्य बात है। अगर आप किसी को कह देंगे कि आपने ये काम गलत किया, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। सत्य अगर है तो भी नाराज हो जाएगा, और सत्य बहुत नाराज करता है लोगों को, बहुत। असत्य हमेशा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें आप कह दीजिए, हम रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, आप हमें कह दीजिए तो मुझे ये बातें खराब लगेंगी, लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि ये बात सही है, इसके लिए मुझे कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, तब तो बात सही है कि भाई हम जान रहे हैं ये हमारी गलती है, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही सभी शासकों के साथ भी यही चीज़ है, और आज की लाइफ में भी यही चीज़ है। तो अबुल हसन जो था, वह जहांगीर के सारे चित्रों को बनाता था। जहांगीर, मैडोना का चित्र लिए जहांगीर शाह अब्बास जहांगीर से भेंट करते, गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, ऐसे तमाम चित्र जो हैं वो जहांगीर से ही रिलेटेड थे। जहांगीर के जितने भी राज दरबार के चित्र थे, स्वयं के जहांगीर के थे, उसने सब बनाए। लेकिन बिशन दास ने क्या किया? बिशन दास ने जहांगीर को नहीं चुना विषय के रूप में। बिशन दास ने जो बहुत फकीर थे, मुल्ला थे, मौलवी थे, सुंदर महिलाएं थीं, उनका पोर्ट्रेट खुद जहांगीर ने बिशन दास से बनवाया। तो बस इतनी सी बात है कि प्रिय वही होता है जो हमेशा पास में रहता है, वो प्रिय बना रहता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। एक दिन मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि अबुल हसन अगर बिशन दास की तुलना से देखें, कंपेयर करें, तो अबुल हसन उतना अच्छा चित्रकार, पोर्ट्रेट में माहिर कलाकार नहीं था जितना कि बिशन दास था। लेकिन बिशन दास
को कोई उपाधि जहांगीर ने दिया नहीं। तो ये मेरे मन में ये ख्याल आया कि जहांगीर का सिंहासनारोहण से संबंधित जितना भी चित्र था वो सब बनाया अबुल हसन ने। तो हमेशा जो इसको हटा दें, जो हमेशा पास में रह रहा है, पास में बैठा हुआ कार्य कर रहा है, उसको तो मिलना तय है। मंसूर को भी मिला था। मंसूर को मिलने का क्या कारण था? मंसूर को मिलने का एकमात्र कारण था कि उतना बेहतरीन कोई भी पूरे मुगल काल में पशु पक्षी चित्रकार था नहीं, इसीलिए मंसूर को भी मिला था। उतना बेहतरीन अंदर कर देना, इसको अंदर करने में क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो इतना अच्छा कोई चित्रकार था नहीं, इसीलिए मंसूर को भी मिला था। अब अबुल हसन के विषय में प्रसिद्धि से भी प्रश्न आ सकता है। व्यक्ति चित्रकार के रूप में ये जाना जाता है। दूसरी बात, अब इसके चित्रों की विशेषताओं से भी प्रश्न आएगा। तो अबुल हसन के चित्रों की क्या विशेषता रही है? अबुल हसन के चित्रों की क्या विशेषता रही है? सबसे पहली विशेषता यही है कि इसने जहांगीर के सिंहासन का चित्र बहुत सुंदर बनाया। और दूसरी विशेषता ये रही कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार रहा और जहांगीर के समय हमेशा साथ में रहा। यही कारण है कि जितने भी पश्चिम के जो भी यात्री आया करते थे वो इससे भी मिला करते थे। जैसे कोई राजा के साथ कोई मंत्री यदि हमेशा रह रहा है, और एक तरीके से अगर पीए को देख लें, किसी भी पर्सनल असिस्टेंट को देख लें, तो वो हमेशा शासक के साथ, राजा के साथ रहता ही है। और उससे क्या होता है कि वह हर यात्री से, हर विदेशी से, हर व्यक्ति से मिलता है। और इसके साथ भी यही हुआ कि यह जब प्रिय चित्रकार था, जहांगीर का सहपाठी था, तो यह भी सभी विदेशी यात्रियों से भेंट किया करता था। उसी समय इसके चित्रों में यूरोपीय तत्व शामिल हो गए, यूरोपीय तत्वों की प्रधानता बढ़ गई। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल का जो सबसे अच्छा यूरोपीय कलाकार रहा वो यही रहा। मतलब यूरोपीय तत्वों को शामिल करके अपने चित्रों में चलने वाला कलाकार पूरे मुगल काल में अगर हम देखें तो अबुल हसन था। अकबर के शासनकाल में भले ही यूरोपीय तत्व आ गए थे, लेकिन अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सबसे अच्छा यूरोपीय कलाकार सिद्ध हुआ, साबित हुआ। सिर्फ उसका यही कारण रहा कि वह हमेशा आए हुए यात्रियों से मिलता रहा और उसकी छाप जो है इस पर पड़ी, इसके चित्रों पर पड़ी। तो ये जहांगीर के समय का ही नहीं, पूरे मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय चित्र बनाने में माहिर कलाकार था। क्यों था, इसका रीजन भी बताया।
दो लॉजिकों को अगर हम समझते हैं तब हम कहेंगे कि वास्तव में जो हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है किसके शासनकाल में, तब हमें इसका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा, जहांगीर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने दो चित्रकारों को जाना, एक मंसूर को, दूसरा अबुल हसन को, और तीसरा भी जाना, किसको? विशन दास को। जब तीन तीन कलाकार ऐसे सामने आए जो पूरे मुगल काल में किसी न किसी विशेषता के कारण सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए, तो निश्चित रूप से तब मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष रूप जहांगीर के शासनकाल में होना तय था। एकदम स्पष्ट है, ये क्लियर है कि नहीं? अंबिका यादव जी, पुष्पा यादव, ये स्पष्ट है कि नहीं? ये बात सही आपको समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या रहा कि शुरुआत तो अकबर के शासनकाल में हर चीज की हुई, लेकिन इतनी उपलब्धि हासिल न हो सकी जितनी उपलब्धि जहांगीर के शासनकाल में कम चीजों के होते हुए भी हासिल हुई। उसका एकमात्र रीजन यही रहा कि जहांगीर में सर्वश्रेष्ठ, जैसे हम कहते हैं कि हमने बहुत कोचिंग कर ली, हमने बहुत पढ़ाई किया, हमने पूरी किताबें पढ़ डाली। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो इस बात को कहते हैं, और मेरे से ही कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं, मैंने ये बातें सुनी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ स्टूडेंट हमारे ये कहते हैं कि जो अन्य कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वही तो मैडम भी पढ़ा रही है ना, तो सब एक ही जैसा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप सबकी तुलना किसी एक व्यक्ति से करते हैं तो वह उचित नहीं है। हर व्यक्ति को, हमको ही नहीं, हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ न कुछ अलग कलाओं से नवाजा है, अलग कलाएं दिया हुआ है। फर्क इतना है बस कि जो पहली बार में सफल हुए, जो कम समय में सफल हुए, उनका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न रहा कि वो सर्वश्रेष्ठ थे, वो अपने चीज़ों से विमुख नहीं हुए। जैसे बहुत से कलाकारों को अकबर ने प्रश्रय दे दिया था, उतने कलाकार जहांगीर के शासनकाल में नहीं थे। हम जब ज़्यादा कंटेंट्स को लेकर पढ़ते हैं, जब हम ढेर सारा सोचते ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, कुछ छूटने ना पाए, वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ज़्यादा पढ़ना ही होता है। अब ज़्यादा पढ़ने का तर्क ये मत लगाइएगा समय को लेकर, ज़्यादा हमने समय दिया, इस पर बिल्कुल भी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा समय हमने दिया लेकिन रास्ता हमारा सही नहीं था। अगर हम कहें मनोहर को जितना हमने अबुल हसन को पढ़ाया, जितना हम मंसूर को पढ़े, उतना हमें मनोहर को, फारूक बेग को नहीं पढ़ना है। यही सबसे बड़ी भूल होती है और इस भूल को करना नहीं है, अन्यथा फिर पछताना पड़ेगा। और अब पछताने के बाद आपको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप को कला के प्रति समर्पित किया, प्राविधिक कला को लेकर, वह व्यक्ति पूरी तरीके से नेक्स्ट वैकेंसी में वंचित हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। उस पर क्या बीतेगी, जरा सा सोचा है कभी? सोच कर देखना, रूह कांप जाएगी। क्यों कांप जाएगी? क्योंकि करियर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और एक बात जानिए, हम किसी भी चीज़ को अगर गलत वे में देखते हैं, गलत वे में लेते हैं, तभी हम उसके लिए गलत सोचते हैं। अगर हम सही तरीके से सोचें, सही बात को जाने, कि अगर हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि यार ये लास्ट चांस है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई को तिगुना समय देंगे।
आप अपनी पढ़ाई के लिए ये नहीं सोचेंगे यार ये किताब ना लें, ये कोचिंग ना लें, ये ना पढ़ें, ऐसा नहीं सोचेंगे। और यही सोच आपको विजयी बनाएगी। जब आप और डर के आगे जीत है। एक चीज़ आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जिसके मन में डर नहीं है, जिसके मन में लाज नहीं है, निडर व्यक्ति है, अगर वह बहुत निडर है, निर्लज्ज है, तो वो बेकार की श्रेणी में आता है। तो इसलिए मैं बार बार, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राविधिक कला बाहर नहीं होगा। इसको बिल्कुल मत दिमाग में बैठाइएगा कि प्राविधिक कला से आप 2025 में फिर फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चमत्कार हो जाए अलग बात है। चमत्कार में खाली एक ही चमत्कार हो सकता है कि कोई कोर्ट जाए और स्टे उसको मिले कि भाई कुछ समय दिया जाए स्टूडेंट के लिए, तब तो अलग बात है। अन्यथा जब समानार्थी शब्द को ही खत्म कर दिया गया, जब इक्वल डिग्री को ही समाप्त कर दिया गया, तो किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक चयन बोर्ड के लिए, किसी एक आयोग के लिए ये कार्य हुआ नहीं है। इसलिए जितना प्रयास कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस लगा सकते हो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो, पढ़ लो। हो सकता है कि इसी में आपको नौकरी मिल जाए, और नहीं मिलती है तो ये मानकर चलिएगा कि टीजीटी में भी, पीजीटी में भी एज बाउंडेशन होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तब वो स्टूडेंट क्या करेगा, एक हम वीडियो जारी करने वाले हैं बहुत जल्दी, कि जो स्टूडेंट प्राविधिक कला से बाहर हो रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी छवि अपनी बना ली है कला के विषय को लेकर, वो आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बहुत जल्द वीडियो जारी करूँगी। एक चीज़ मैं आपको एकदम स्पष्टली बता देना चाह रही हूँ, कला को मैंने जिया है, सिर्फ नोट्स से, किताबों से नहीं। कला में मैं बहुत मेहनत मैंने किया है, और कला जो विषय रहा वो हमारा एकदम शुरू से 0 लेवल से नहीं रहा है। आगे चलकर मैंने कला में सबसे सर्वोच्च डिग्री हासिल की। तो इसलिए कला जो विषय है, और अगर हम उतना हासिल करने के बाद अगर बाहर हो जाते तो हमारे ऊपर क्या बीतती, इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। और जब जिसने दूसरे की परेशानियों को समझा और महसूस किया, वही आपका सबसे अच्छा सच्चा मित्र होता है। बाकी तो मित्र बहुत हैं, बाकी बहुत टीचर हैं। कोई भी प्रश्न है, अब आपका ये समय है, आप 1 महीना 2 महीना आप अपने उन प्रश्नों को दें जो कि इम्पोर्टेंसी रखते हैं। और ये मैं काम कर रही हूँ, ये विजेता की क्लास जो मैंने दिया है आप लोगों को, ये सबसे बेहतरीन क्लास है। कैसे? इसमें सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर का डिस्क्रिप्शन है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि मुगल शैली अगर यहाँ पूछी गई है तो अबुल हसन को अच्छे से पढ़ लिया, जहांगीर को समझ लिया। इस तरीके से प्रश्न पत्र को सॉल्व जरूर करिएगा, और इस तरीके से प्रश्न पत्र सॉल्व यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे कन्फ्यूजन अपने आप हट जाएंगे। कैसे? वो ऐसे, अभी हमने आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया था और यहाँ पे ये बताया था कि जुदाई मीर सैयद अली को उपाधि से नवाजा गया। आपको लगेगा कि हमने यार एक ही प्रश्न पढ़ा है 1 घंटे में, लेकिन वो एक प्रश्न नहीं है, वो जानते हैं क्या है? लगभग 25 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। युग का शिरोमणि, वंडर ऑफ एज, नादिर उल अस्र, युग का आश्चर्य। अब बहुतों को तो यही नहीं पता होगा कि युग का आश्चर्य और युग का शिरोमणि क्या अलग अलग भी है। यहाँ आपको हर चीज क्लियर हो रही है, अलग अलग बेहतरीन तरीके से। तो ये बात स्पष्ट हुई, समझ में आई सबको। आगे बढ़ते हैं। तो अबुल हसन के चित्रों की विशेषता क्या रही?
ये जहांगीर के सिंहासनों का सबसे सुंदर चित्रण करता था और जहांगीर के शासन काल का ही नहीं, पूरे मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहा। पोर्ट्रेट में भी सर्वश्रेष्ठ रहा। हालांकि पोर्ट्रेट के लिए जब भी बात आएगी तो हम इसको छोड़कर विशन दास के पास चले जाएंगे, लेकिन यूरोपीय चित्रकला में माहिर कलाकार अगर कोई होगा तो अबुल हसन ही होगा। अबुल हसन के कुछ प्रसिद्ध चित्र रहे, जैसे इसने यूरोपीय तत्वों को शामिल करके मैडोनाओं के चित्र खूब बनाए। मैडोना मतलब ये विदेशी इंग्लैंड के जो जैसे हमारे यहाँ बनी ठनी है, ऐसे इस तरीके से वहाँ मैडोना थी। मरियम का चित्र इसने बनाया, मदर मेरी का चित्र बनाया, शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर का चित्र बनाया। बैलगाड़ी इसका बहुत फेमस चित्र रहा अबुल हसन का, जो पीली पृष्ठभूमि पर कंट्रास्ट रंगों का प्रयोग करके बनाया गया। गरीबी को नष्ट करते जहांगीर रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार, ऐसा चित्र। जनसमूह के सम्मुख से शादी का स्वागत करते जहांगीर, बहुत सुंदर चित्र है ये। जाम जासा का पोर्ट्रेट इसने बनाया। मदर मेरी की तस्वीर पकड़े मैडोना का चित्र बनाया। सेलिब्रेसरी की रानियों के चित्र बनाए, इंग्लैंड की रानियों के चित्र बनाए। मलिक अंबर को मारते जहांगीर का चित्र इसने बनाया। ऐसे तमाम चित्र हैं। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, ये दो लोगों ने मिलकर काम किया, एक अबुल हसन और एक मंसूर ने मिलकर काम किया। इस तरीके से इसने काफ़ी ऐसे चित्र बनाए हैं जो कि लगभग 70% चित्र जहांगीर के सिंहासनारोहण से और 30 से 40% चित्र जो है वो यूरोपीय तत्वों की प्रधानता से बनाए। इसीलिए जहांगीर सबसे अगर जहांगीर के शासनकाल का सबसे बेहतरीन यूरोपीय चित्र बनाने वाला कलाकार हुआ तो वह अबुल हसन हुआ। इस पे किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अगला प्रश्न था हमारा, एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है। एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है टेम्परा कहलाती है। ऑप्शन गॉस है, टेम्परा है, जल रंग है, मिक्स मीडिया है। इन चारों ऑप्शनों को हम क्लास में क्लियर करेंगे। इन चारों